नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल एग्जाम मॉन्क पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो तीसरा टेस्ट पेपर है बीपीएससी 17th प्रीलिम्स टेस्ट के लिए उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस तीसरे टेस्ट पेपर का जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत और बिहार का इतिहास। इस तीसरे टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके 100 क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इस टेस्ट पेपर के क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक के क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्ड ढंग से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। भारत में औपनिवेशिक सरकार की अकाल नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1883 की अकाल संहिता लायल आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। पहला ऑप्शन क्या है? 1883 की अकाल संहिता लायल आयोग की सिफारिशों पर आधारित थी। दूसरा है प्रथम अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के काल में किया गया था। तीसरा क्या है? लॉर्ड कर्जन ने एंथोनी मैकडॉनल्ड के अधीन अकाल आयोग की नियुक्ति की। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, केवल 1, केवल 1 2, केवल 2 3 और केवल 1 2 3। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? जो 1883 की अकाल संहिता, जिसको अकाल कोड भी कहते हैं, लायल आयोग की सिफारिश पर आधारित था, तो ये गलत है। लायल आयोग जो है ये आपको कब अपॉइंट किया गया है? ये अपॉइंट किया गया है 1898 के आसपास। ये 1898 में हुआ है। और अकाल संहिता कब आया है? ये 1883 में आया है। तो पहला ही जो ऑप्शन है ये गलत है। प्रथम अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था। तो प्रथम अकाल आयोग जो है ये कब बना था? 1878 में। और लिटन का, लॉर्ड लिटन का टाइम क्या है? 1876 से लेके 1880। 1880। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। जो प्रथम अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के काल में हुआ था, तो पहला दूसरा पॉइंट सही है। तीसरा है लॉर्ड कर्जन ने एंथोनी मैकडॉनल्ड के अधीन अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने भी एक अकाल आयोग का गठन किया था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भी एंथोनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया था। तो तीसरा पॉइंट सही है। तो इसमें से ऑप्शन कौन कौन सा हमारा सही है? केवल पॉइंट 2 और पॉइंट 3 सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कि ऑप्शन सी। देखिए ये ऑप्शन सी है। अब हम लोग देख लेते हैं सारा। तो ये देखिए अकाल के लिए जो सबसे पहला रिपोर्ट बना था वो है रिपोर्ट ऑफ द इंडियन फार्मिंग कमीशन। इस ये कब पब्लिश किया गया है? ये आपको 1880 में ये रिपोर्ट, पहला रिपोर्ट जो है पब्लिश किया गया है। कब पब्लिश किया गया है? 1880 ईस्वी में। और इसको, ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, इसके लिए कमिटी कब बना था? तो कमिटी अपॉइंट हुआ था 16 मई 1878 को। 16 मई 1878 को पहला अकाल कमेटी बना था। इस 16 मई 1878 को जो अकाल कमेटी बना था, उसका अध्यक्ष कौन था? चेयरमैन कौन था? इस कमेटी का अध्यक्ष था जनरल आर एस्ट्रॉची। इसलिए हम लोग प्रथम अकाल कमेटी को एस्ट्रॉची कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो है जनरल आर एस्ट्रॉची था। ये याद रखिएगा। पहला अकाल कमेटी कब बना था? 1878 में बना था। इसके चेयरमैन, अध्यक्ष कौन थे? तो आर एस्ट्रॉची। आपको एग्जाम के लिए याद रखना है एस्ट्रॉची। ये जो एस्ट्रॉची कमीशन था, ये अपना रिपोर्ट कब पब्लिश किया? 1880। इसी रिपोर्ट में बताया गया था क्या चीज के लिए? अकाल कोड या फामीन कोड। इसी रिपोर्ट के आधार पर, 1880 की रिपोर्ट के आधार पर जो अकाल कोड बना, फामीन कोड बना, वो कब बना? 1883 में बना पहली बार। उसके बाद ये अकाल कोड को 1897 और 1900 में हम लोग क्या किए हैं? उसको रिवाइज किए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था, 1883 की अकाल संहिता लायल आयोग की सिफारिश पर बना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1883 की अकाल संहिता आपको एस्ट्रॉची आयोग की सिफारिश पर बना। 1883 की अकाल संहिता एस्ट्रॉची आयोग की सिफारिश पर बना। अब देखिए प्रथम अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के काल में हुआ। ये पॉइंट तो सही। 1878 में एस्ट्रॉची
के चेयरमैनशिप में आपको प्रथम अकाल आयोग बना था। उसके बाद है ये जो लायल आयोग है, ये लायल आयोग कब बना, ये लायल आयोग कब बना, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए लायल आयोग जो आपको बना है, ये आपको बना है कब, 1897 में। देखिए 1897 में एक अकाल आयोग बनता है 1897 में। इसका जो चेयरमैन है उसका क्या नाम है, सर जे बी लायल, लायल, सर जे बी लायल। इसलिए जो सेकंड फामिन कमीशन है, सेकंड अकाल आयोग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लायल कमीशन। ये 1897 ईस्वी में जो आयोग बना था, इसने अपना रिपोर्ट कब दिया, तो ये 1898 में अपना रिपोर्ट दिया। तो याद रखिएगा सेकंड अकाल कमीशन जो बना है वे 1897 में बना। उसके अध्यक्ष कौन है, लायल है, केवल नाम लायल, ये याद रखिएगा, लायल आयोग। और इसे अपना रिपोर्ट कब दिया था, 1898 में दिया था। उसके बाद तीसरा जो आपको फामिन कमीशन है, ये आपको 1900 ईस्वी में बनता है, 1900 ईस्वी में बनता है। ये अपना रिपोर्ट कब देता है, 1901 ईस्वी में देता है। और इसका जो चेयरमैन है, इसका चेयरमैन कौन है, मैकडोनल्ड, याद रखिएगा, एपी मैकडोनल्ड। एग्जाम पर्पस के लिए आपको याद क्या रखना है, मैकडोनल्ड। और ये जो अकाल आयोग बना था, किस अकाल के कारण बना था, तो 1899 और 1900 में आपको अकाल आया था। इस समय हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, इस समय हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन था, जो 1899 से लेके 1905 तक मतलब 7 साल के लिए हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। तो तीसरा अकाल आयोग जो बना है लॉर्ड कर्जन के काल में, किसकी अध्यक्षता में, एपी मैकडोनल्ड। एग्जाम पर्पस के लिए याद रखिएगा, मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में। तो हम लोग यहां पर देख लिए, ये तीनों का आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन ने एंथोनी मैकडोनल्ड के अधीन अकाल आयोग नियुक्त किया था, ये भी पॉइंट सही है आपको। प्रथम अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिट्टन के काल में हुआ, ये भी हम लोग देख लिए। 1883 की अकाल संहिता लायल आयोग की सिफारिश पर नहीं बना था, ये स्ट्रॉची आयोग की सिफारिश पर बना था। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए भारत में जो अकाल अलग अलग टाइम पीरियड में जो हुआ है, जैसे 1943 में देखिए बंगाल में अकाल हुआ, और भी बहुत टाइम पीरियड में अकाल सब हुआ है। उतना जैसे जैसे क्वेश्चन का जरूरत होगा हम आप लोग के सामने डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो प्रथम अकाल आयोग का बना 1878 में, इसके अध्यक्ष कौन है, स्ट्रॉची। दूसरे अकाल आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है, लायल, 1897 में। उसके बाद तीसरा जो है 1900 में, इसके अध्यक्ष कौन है, मैकडोनल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तीसरी शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। प्रथम जैन परिषद तीसरी शताब्दी ईस्वी में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। इसका संयोजन भद्रबाहु ने किया। तीसरा क्या है, जैन सिद्धांत को 12 अंगों में विभाजित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, केवल 1 2 3 1 2, केवल 3, केवल 2 3 और उपयुक्त सभी। तो देखिए प्रथम जैन परिषद जो है ये आपको पाटलिपुत्र में होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का काल जो है हम लोग जानते हैं 321 बीसी से हम लोग मानते हैं, 298 298 बीसी तक। तो ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व होना चाहिए, ये तीसरी शताब्दी ईस्वी यहाँ लिखा गया है, ये क्या होना चाहिए, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। इसका संयोजन स्थूलभद्र ने किया था। इसका संयोजन किसने किया था, स्थूलभद्र। जैन जो है आपको दो भाग में बट चुका था, एक था दिगंबर, एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। दिगंबर के अध्यक्ष जो थे, दिगंबर मतलब जो कपड़ा नहीं पहनते थे, दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले जो जैन सन्यासी थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, भद्रबाहु। और श्वेतांबर मतलब जो उजला कपड़ा पहनते थे, उसका अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। उसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र पटना में पाटलिपुत्र में रुके थे, और यही स्थूलभद्र की अध्यक्षता में आपको प्रथम जैन संगति पटना में हुआ है। तो इसका संयोजन भद्रबाहु ने किया, ये भी गलत है, भद्रबाहु तो साउथ इंडिया चला गया था पाटन, इसको लेके, किसको लेके, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये साउथ इंडिया चला गया था, तो भद्रबाहु आया नहीं था। इसका संयोजन किसने किया, भद्रबाहु, गलत है। तीसरी शताब्दी ईसा ईस्वी में पाटलिपुत्र में, ईस्वी नहीं, यहाँ ईसा पूर्व होना चाहिए, तो पहला पॉइंट भी गलत है। जैन सिद्धांतों को 12 अंगों में विभाजित किया गया, ये पॉइंट सही है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 12 अंगों में संकलित किया गया। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है, तो पॉइंट 1 और 2
गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में दक्षिण बिहार में भयानक अकाल पड़ा। भद्रबाहु और उसके शिष्य कर्नाटक के सरबनगोला में चले गए, जबकि अन्य जैन मगध में रहे और स्थूलभद्र उनके नेता रहे। पहली जैन परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व में के शुरुआत में दिगंबरों के नेता स्थूलबाहु द्वारा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। यहाँ पर जो आंसर इसमें लिखा गया है, ये दिगंबर के नेता नहीं थे स्थूलबाहु। स्थूलबाहु श्वेतांबर के नेता थे। स्थूलबाहु जो थे ये आपको कपड़ा पहनते थे। स्थूलबाहु जो थे वो श्वेतांबर मतलब होता है जो कपड़ा पहनता है, उजला वस्त्र पहनता है। तो स्थूलबाहु जो थे वे आपको श्वेतांबर थे, वे दिगंबर नहीं थे। याद रखिएगा, यहाँ पर गलत है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। स्थूलबाहु श्वेतांबरों के नेता थे। स्थूलबाहु श्वेतांबरों के नेता थे, और ये जो भद्रबाहु थे वे क्या थे? आपको दिगंबर थे। दिगंबर मतलब होता है जो कपड़ा नहीं पहनता है। यहाँ पे ये गलत बताया गया, दिगंबरों के नेता स्थूलबाहु नहीं होंगे। स्थूलबाहु श्वेतांबरों के नेता थे। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन परिषद के दौरान स्थूलभद्र ने जैन सिद्धांतों को 12 खंडों में विभाजित किया, इसलिए केवल तीसरा कथन सही है। ये जो आंसर परफेक्शन आइस ने यहाँ पे लिखा है, ये होना चाहिए श्वेतांबरों के नेता स्थूलभद्र। यहाँ स्थूलबाहु गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर स्थूलभद्र नाम है 330 बीसी। ये 320 बीसी टाइम भी गलत है। आपको 330 बीसी जो है, 330 बीसी में तो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम ही नहीं है। ये देखिए कितना इंटरनेट पर जो कंटेंट अवेलेबल है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो खुद मौर्य वंश की स्थापना ही 321 बीसी के आसपास या 322 ईस्वी के आसपास बना है। बहुत सारा जो बुक में आपको दिखेगा चंद्रगुप्त मौर्य कब मौर्य वंश की स्थापना किया है, 321 या 320। आपको जो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया है वो 327 से 325 ईस्वी के आसपास। यहाँ पर क्या लिखा है? 330। तो ये जिसने भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन लिखा है वो गलत लिखा है, 330 में तो नहीं है। इसलिए आपको यहाँ ये इंफॉर्मेशन से पाटलिपुत्रा में हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य था, और यहाँ पर 12 अंगों का कंपाइलेशन हुआ। लेकिन ये जो डेट लिखा गया है 330 बीसी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। बिहार विश्वविद्यालय का स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, उसके बाद बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन। उपर्युक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा होता है। 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का होता है। बिहार छात्र सम्मेलन जो है, बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन आपको 1912 ईस्वी में, जब बिहार एक अलग स्टेट बनता है। बिहार को बंगाल से कब अलग किया जाता है? 1912 ईस्वी में। तो 1912 ईस्वी में जब बिहार बंगाल से एक अलग स्टेट बनता है, तो उसी साल पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में होता है, और उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? आर.एन. मधुलकर इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन 1912 में हुआ। तो इसको हमको अगर कालानुक्रमिक क्रम से अरेंज करना होगा तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? 1906 में 3, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, 1906 स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा के पूरक छात्रों के बीच भाईचारा की भावना पैदा करने के लिए 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की गई थी। राजेंद्र प्रसाद खुद स्टूडेंट थे कलकत्ता में उस समय, और कलकत्ता में वे लोग जो वहां पर जो बिहारी क्लब भी उन्होंने एक संचालित किए थे।
बिहारी क्लब कहाँ पर चला था? कलकत्ता में चल रहा था। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो ये पटना में आके बिहार के विद्यार्थियों सबके बीच में स्वदेशी आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि बिहार के स्टूडेंट भी स्वदेशी आंदोलन से जुड़ सके, बिहार में आपको क्या स्टार्ट किए थे? बिहारी छात्र सम्मेलन स्टार्ट किए थे। और इसमें केवल बिहार के स्टूडेंट को ही अलाउ किया गया था, जबकि ये खुद कलकत्ता में रह के पढ़ रहे थे। तो तब भी बिहारी छात्र सम्मेलन जो था उसमें केवल बिहार के स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन अलाउ किया गया था। तो ये हो गया 1906 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। उसके बाद है 27वां अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री रघुनाथ नरसिम्ह माधोलकर ने की थी। भारतीय प्रांतीय किसान सभा की कल्पना पहली बार 1929 के अंत में बिहार के सारण जिले के सोनपुर मेले में एक बैठक में की गई। इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा जैसे अन्य नेताओं ने किया था। तो सोनपुर के मेले में, सारण जिले के सोनपुर के मेले में 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती और जदुनंदन शर्मा के द्वारा आपको बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। और उसके बाद ये लोग जो आपको भारतीय किसान सभा का बांकीपुर भी देख लिए, छात्र सम्मेलन में 1906 और प्रांतीय सभा, तो इतना इंफॉर्मेशन सही है। देखिए 1952 के बिहार विश्वविद्यालय को 1952 में बिहार के विश्वविद्यालय को पटना विश्वविद्यालय से अलग कर दिया। 1960 में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम ने 1960 में मौजूदा विश्वविद्यालय को 3 अलग अलग विश्वविद्यालय में विभाजित किया। एक है बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का आज के नाम क्या नाम से जाना जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विद्यालय। जो 1960 में यह बिहार विद्यालय खुला था, इसका नाम 1992 में बदलकर रखा गया है BR अंबेडकर बिहार विद्यालय। तो इतना याद रखिएगा। 1929 में सहजानंद सरस्वती ने आपको बिहार प्रांतीय किसान सभा स्टार्ट किया था। बिहार और आपको किसान सभा 1922 में मुंगेर में मोहम्मद जुबेर और कृष्ण सिंह ने किसान सभा का आयोजन किया था। तो बिहार में जो पहला किसान सभा है वो किसने स्टार्ट किया है? 1922 ईस्वी में मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह ने स्टार्ट किया था। उसके बाद 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, इनके द्वारा सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1906 में आपको राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने असहयोग आंदोलन के प्रभाव में परीक्षा से 20 दिन पहले अपना कॉलेज छोड़ दिया था? तो किसने असहयोग आंदोलन के प्रभाव में अपना कॉलेज परीक्षा से 20 दिन पहले छोड़ दिया था? ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, भोला पासवान, शास्त्री। तो इसका आंसर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी जो है आपको एग्जाम से 20 दिन पहले अपना कॉलेज छोड़ देते हैं। और उसके बाद जयप्रकाश बिहार विद्यापीठ, जो उसी साल आपको स्टार्ट किया गया था, बिहार विद्यापीठ राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, वहां पर वो एडमिशन लेते हैं। तो देखिए बिहार विद्यापीठ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया जयप्रकाश नारायण अपना जो किताब होता है पोखर में फेंक देते हैं। जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं? अपना किताब पोखर में फेंक देते हैं और कसम खाते हैं जो हम आज के बाद कभी भी ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेंगे। क्या करते हैं? ये अपना सारा किताब पोखर में फेंक देते हैं और कसम खाते हैं जो आज के बाद हम ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाए जाने वाले किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेंगे। इसी कारण वे क्या करते हैं? बिहार विद्यापीठ जो आपको राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था उसमें वे एडमिशन लेते हैं। तो ये आपको याद, इतना इंफॉर्मेशन सही है। राजेंद्र प्रसाद, आपको ब्रजकिशोर, ये सब के बारे में हम आगे जब जरूरत पड़ेगा तो इन्फॉर्मेशन हम लोग याद रख लेंगे। जयप्रकाश नारायण को थोड़ा सा डिटेल ढंग से इन्फॉर्मेशन जयप्रकाश नारायण का देख लेते। देखिए वो वर्ष 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब है? 1902 ईस्वी में बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। वो मार्क्सवादी विचार और गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी का विरोध करने के लिए उसे जेल में डाल दिया गया था। हालांकि 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल से भागे थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी 2-3 बार पूछ चुका है।
ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है आपको, जो कि कौन सा बिहार का नेता था जो अपने परीक्षा से 20 दिन पहले कॉलेज छोड़ दिए थे। ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। मौलाना के आह्वान से उन्होंने प्रेरणा अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया। जयप्रकाश ने अपनी परीक्षा से केवल 20 दिन शेष रहते हुए बिहार नेशनल कॉलेज छोड़ दिया। जयप्रकाश बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए, जो राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित एक कॉलेज था, और गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के पहले छात्र में से एक बन गए। तो ये सब है आपको इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वयं को बिहार के राजगीर परगने का राजा घोषित किया? तो बिहार के राजगीर परगने का राजा किसने घोषित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? हैदर अली खां। ये एकदम याद रखिएगा, हैदर अली खां ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया और पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को पटना जिले के राजगीर परगना का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसने पुलिस स्टेशन और सिविल कोर्ट पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। उन्हें ब्रिटिश शासन ने पकड़ लिया और 9 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दी। तो हैदर अली खान नामक जो व्यक्ति हैं, इन्होंने 1857 के विद्रोह में राजगीर परगने का खुद को राजा घोषित कर दिया था। राजगीर परगने का खुद को राजा घोषित कर दिया गया था और इससे ब्रिटिशर्स ने 9 अक्टूबर 1857 को फांसी दे दिया। ठीक है। अमर सिंह भी देख लीजिए। अमर सिंह कौन थे? बाबू कुंवर सिंह के भाई थे। जब कुंवर सिंह आपको मर जाते हैं तो अमर सिंह जो है जगदीशपुर जो है बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कुंवर सिंह जब मर जाते हैं तो बाबू अमर सिंह कुंवर सिंह की जगह पर ब्रिटिशर सबसे लड़ते हैं और अमर सिंह भी शायद मर जाते हैं, क्योंकि वो भाग जाते हैं लड़ते लड़ते अमर सिंह, और शायद पकड़ाते नहीं है, लेकिन वो भाग के शायद मर ही जाते हैं अमर सिंह भी। उसके बाद हबीब बख्श है। हबीब बख्श का भी नाम है। तो देखिए, हबीब बख्श भी जो आपको 1857 की क्रांति में भाग लेने वाला एक आदमी था। ये टुक एक्टिव पार्ट इन ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, पार्टिसिपेटेड इन डिफेंस ऑफ दिल्ली। दिल्ली को बचाने में ये पार्टिसिपेट किया था। कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड एग्जीक्यूटेड एट दिल्ली ऑन 7 दिसंबर 1857। तो हबीब बख्श दिल्ली का रहने वाला एक आदमी था जो 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिशर्स ने उसको कैप्चर करके उसे फांसी पर चढ़ा दिया था। कब? 7 दिसंबर 1857 को। और अमर सिंह के बारे में हमने बताया। अमर सिंह आपको बाबू कुंवर सिंह का भाई था, जो कुंवर सिंह जब 26 अप्रैल 1958 ईस्वी को मर गया, तो उसके बाद अमर सिंह ने जगदीशपुर की गद्दी संभाल के उस ब्रिटिशर्स के साथ लड़ा। कब लड़ा है? 17 अक्टूबर 1958 को लड़ा है, और उसके बाद ये शायद नेपाल भाग गए थे। ठीक है। He never accepted defeat after entering Jammu. There was no trace of him. उसके बाद उनका पता नहीं चला वो कहाँ गायब हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पुरातात्विक स्थल चिरांद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नव पाषाणिक काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक समाज के क्षेत्रीय विकास का वर्णन करता है। नव पाषाण काल में चिरांद के लोग अनाज और फलियां उगाते थे। तो बिहार के जो पुरातात्विक स्थल है उसमें चिरांद और चेचर फेमस है। याद रखिएगा, चिरांद और चेचर फेमस है। और यहाँ जो है, जिस यहाँ पर चिरांद के बारे में पूछा गया है, तो इसका कौन सा सही है तो देखते हैं। देखिए, यह जो चिरांद के बारे में क्या कहा गया, पुरातत्वविद FR एल्विन ने भारत में नव पाषाणिक संस्कृति का उगता सूरज कहा था। चिरांद को पुरातत्वविद FR अल्विन ने क्या कहा था? नव पाषाणिक संस्कृति का उगता हुआ सूरज। यह स्थल नव पाषाण काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक के समाज के क्षेत्रीय विकास का वर्णन करता है। तो ये चिरांद से हमको अनेक जगहों का अनेक टाइम पीरियड का इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे नव पाषाण काल का इंफॉर्मेशन मिलता है, ताम्र पाषाणिक काल का इंफॉर्मेशन मिलता है, उत्तरी काल जो है ऐतिहासिक काल है, अंतिम ऐतिहासिक काल, सबका इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। चिरांद में नव पाषाण समाज गंगा घाटी के जलोढ़ क्षेत्र पर जंगली नरकट से बने गोलघर घरों से बसा था। तो ये सब आपको चिरांद का याद रखिएगा। चिरांद जो है नव पाषाण काल में चिरांद के लोग अनाज और फलियां उगाते थे, और यहाँ पर नव पाषाण काल से प्रारंभिक ऐतिहासिक काल तक के समाज के क्षेत्रीय विकास का हमको वर्णन मिलता है। तो दोनों आंसर इसका सही है।
अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी एक क्षेत्रीय नेता के घर पर रुके और जिस चौकी पर वे सोए थे वो आज भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि के रूप में संरक्षित है। इस संदर्भ में चंपारण संघर्ष के दौरान गांधी जी किसके घर पर रुके थे? तो चंपारण संघर्ष के दौरान किसके घर पर? ऑप्शन है मजरूल उल हक, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी जो है आपको राजेंद्र प्रसाद के घर सिवान में रुके थे। सिवान में आपको ये रुके थे और उस वहां पर जो चौकी है, द चौकी ऑन व्हिच महात्मा गांधी स्लेप्ट इज स्टिल प्रिजर्व्ड एट द प्लेस एट द मेमोरी एंड ट्रिब्यूट टू द फादर ऑफ नेशन। तो सिवान में, जहां पर सिवान के राजेंद्र प्रसाद जीरादेई जिले के जीरादेई गांव से बिलोंग करते थे, वहां पर चंपारण सत्याग्रह 1917 में राजेंद्र महात्मा गांधी गए थे और उनके घर में चौकी पर, जिस चौकी पर सोए थे, वो चौकी आज भी सुरक्षित रखा गया है। तो याद रखिएगा, तो चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सिवान जिले के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर रुके थे। जिस चौकी पर महात्मा गांधी सोते थे वह चौकी आज भी राष्ट्रपिता की स्मृति और श्रद्धांजलि के रूप में उस स्थान पर संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा देखिए, सिवान से आपको तो राजेंद्र प्रसाद रिलेटेड है, सिवान से मौलाना मजरूल हक भी रिलेटेड है। याद रखिएगा, मौलाना मजरूल हक भी सिवान जिले के ही थे और मौलाना मजरूल हक और राजेंद्र प्रसाद मिलके आपको पटना के नजदीक में सदाकत आश्रम स्टार्ट किए थे। सदाकत आश्रम पटना के नजदीक में मौलाना मजरूल हक और राजेंद्र प्रसाद मिलकर स्टार्ट किए थे। उसी सदाकत आश्रम के बगल में बिहार विद्यापीठ भी स्टार्ट हुआ था, जिस बिहार विद्यापीठ में जयप्रकाश नारायण स्टूडेंट बन के एडमिशन लिए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंग्रेजों द्वारा स्मारक के तौर पर बनाई गई ऊंची इमारत है। यह बिहार में यूरोपियों के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है। बात 1763 की है, जब नवाब मीर कासिम के आदेश पर कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के शुरुआती रूप में से एक है। उपयुक्त स्मारक कहाँ है? तो जब मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था, मीर जाफर को हटा के 1760 में बंगाल का नवाब बना था। कब से कब तक रहा बंगाल का नवाब? 1760 से लेकर 1763 तक रहा। तो 1763 में मीर कासिम ने क्या किया था? आपको पटना में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक युद्ध किया था और बहुत सारे ब्रिटिशर्स को पटना में मार दिया था। तो यह इंसिडेंट कहाँ का है? पटना का है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पटना। देखिए, पटना नरसंहार स्मारक बांकीपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अंग्रेजों द्वारा स्मारक के रूप में बनाई गई एक विशाल संरचना है। जिस परिसर में यह खड़ा है वह पटना में यूरोपीय लोगों के सबसे पुराने कब्रिस्तानों में से एक है। बात 1763 की है, जब नवाब मीर कासिम के आदेश पर कई ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध की शुरुआती रूप में से एक थी, को पटना नरसंहार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है कि किस गुप्त शासक ने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया था? पहला ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है आपको कुमारगुप्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त। तो ये गुप्त वंश जिसका टाइम पीरियड आपको था 319 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी। इसमें समुद्रगुप्त जो होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से, जो इसके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। उस हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति से हमको पता चलता है तो समुद्रगुप्त जो है आपको आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त के पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त के बेटे का क्या नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो राजा आता है वो है कुमारगुप्त प्रथम। तो इस तरीके से हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में
सिंहासन पर बैठा। उसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया। सही आंसर प्रियंका जी, इसका आंसर क्या होगा? सी। वीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त के शासनकाल और उसके साम्राज्य के विस्तार का उल्लेख है। समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा प्रशंसक था। गुप्त शासनकाल के सिक्के पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का और भी कई प्रकार का सिक्का मिलता है, जिसमें एक सिक्का जो है आपको बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है। ऐसा नहीं जो उसका केवल एक ही सिक्का है। हमें चंद्रगुप्त प्रथम का केवल एक ही सिक्का मिलता है, लेकिन समुद्रगुप्त का कई प्रकार का सिक्का मिलता है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि भी दी गई है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। एक बार क्या हुआ था, राजा मेघवर्मन का भाई और कुछ बौद्ध सन्यासी आपको श्रीलंका से गया आए थे, बौद्ध गया आए थे। उनको वहां ठहरने के लिए कोई अच्छा जगह नहीं मिला। तो जब वे श्रीलंका लौटे तो वे राजा मेघवर्मन को बताएं, जो देखिए हम तो गया गए थे घूमने के लिए, लेकिन वहां पर हमको कोई अच्छा जगह जैसा होटल जैसा कुछ नहीं मिला, तो वहां रहने में बहुत दिक्कत हुआ। तो ये बात जब राजा मेघवर्मन को पता चला तो उसने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगा, रिक्वेस्ट किया, जो हमें गया में एक मठ बनाने का आदेश दीजिए, ताकि जो श्रीलंका के लोग बाद में गया जाएंगे तो वहां पर आराम से रुक सकेंगे। तो उस ये बात सुनकर समुद्रगुप्त जो है आपको गया में एक बौद्ध मठ बनाने का आदेश दे देता है। किसको? राजा मेघवर्मन को। और राजा मेघवर्मन का नाम आपको कहां से भी पता चलता है हमको? इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, प्रयाग में जो इलाहाबाद का पिलर है, उस पर भी ये लिखा गया है, जो समुद्रगुप्त की दोस्ती किससे थी? श्रीलंका के राजा से थी। जो श्रीलंका का राजा समुद्रगुप्त को गिफ्ट भेंट करता था। ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती है? इलाहाबाद के प्रशस्ति से मिलती है। तो ये भी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी मैदान पटना के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में यह घुड़दौड़ ट्रैक था। यह केवल पटना की ब्रिटिश आबादी के लिए ही सुलभ था। यह चंपारण सत्याग्रह के केंद्र में से एक के रूप में कार्य करता था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, 1 2 3। तो देखिए, यह जो गांधी मैदान था, आपको शुरुआत में ये ब्रिटिशर्स का एक घुड़दौड़ का ट्रैक था, बात सही है। यह केवल ब्रिटिशर्स के आदमी ही इस ट्रैक में, इस मैदान में एंट्री कर सकते थे। लेकिन जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो महात्मा गांधी पहली बार वहां पर अपना एक भाषण देते हैं, जहां पर भारतीयों को भी अलाउ किया जाता है उस मैदान में एंट्री करने का। तो चंपारण सत्याग्रह पहला इंसिडेंट था जब महात्मा गांधी इस गांधी मैदान में भाषण दिए और भारतीय भी उस मैदान में एंट्री किए। उससे पहले केवल ब्रिटिशर्स ही इस मैदान में घुस सकता था, घूम फिर सकता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी मैदान पटना को मूल रूप से पटना मैदान से नाम से जाना जाता था। जैसे भी कलकत्ता में कलकत्ता मैदान है, मैदान रोड है, तो उसी तरह गांधी मैदान पटना मैदान था। प्रारंभ में एक घुड़दौड़ ट्रैक और गल्फ कोर्स था, जो केवल पटना की ब्रिटिश आबादी के लिए सुलभ था। गांधी मैदान इन आंदोलनों के केंद्र के रूप में कार्य करता था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदली। इनमें से सबसे उल्लेखनीय 1917 का चंपारण सत्याग्रह और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। देखिए, ड्यूरिंग हिज बिहार विजिट एट द टाइम ऑफ चंपारण सत्याग्रह, जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार आए थे, तो महात्मा गांधी एड्रेस्ड ए ह्यूज मीटिंग एट पटना लॉन। तो ये पटना मैदान में बहुत बड़ा मीटिंग को इन्होंने संबोधित किया था। दैट मीटिंग वाज द फर्स्ट टाइम इंडियंस वाज अलाउड टू विजिट पटना लॉन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये पहली घटना थी जब महात्मा गांधी पटना लॉन में एकत्रित हुए थे, तो भारतीय पहली बार बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पटना लॉन में एंट्री कर पाए थे। उस समय से पहले केवल यूरोपियन और जो राजा रजवाड़े के लोग थे वही इस मैदान में एंट्री कर पाते थे। पटना लॉन को गांधी मैदान कब नाम दिया गया? 1948 ईस्वी में, जब महात्मा गांधी मार दिए गए, उस टाइम इस पटना मैदान जो था उसका नाम क्या रखा गया? गांधी मैदान। तो या ये भी याद रखिएगा, गांधी मैदान को हम लोग पहले पटना मैदान कहते थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से
किस व्यक्तित्व ने बिहार के सदाकत आश्रम से साप्ताहिक पत्रिका मदरलैंड का प्रकाशन किया? तो बिहार के सदाकत आश्रम से किसने पत्रिका स्टार्ट किया? मौलाना मजरूल हक, महात्मा गांधी, रामनमी प्रसाद, शंभू शरण शर्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक ने 1920 ईस्वी में आपको पटना दानापुर रोड पर सदाकत आश्रम की स्थापना की और वहां से उन्होंने मदरलैंड नामक अखबार भी स्टार्ट किया था। तो देखिए लिखा गया है, जयप्रकाश नारायण ने भी विद्यापीठ में अध्ययन किया था। हक साहब ने सदाकत आश्रम में एक प्रेस भी स्थापित किया था। हक मतलब मजरूल हक। यहीं से उन्होंने मदरलैंड अखबार का प्रकाशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार था। मदरलैंड असहयोग आंदोलन का मुख्य पत्र था, उसका वितरण विदेशों में भी होता था। सदाकत आश्रम जो है आपको 1920 में स्टार्ट हुआ था पटना में। मौलाना मजरूल हक ने सदाकत आश्रम के प्रिंटिंग प्रेस से मदरलैंड का संपादन, मुद्रण और प्रकाशन किया था, जबकि मदरलैंड उसका सबसे प्रमुख प्रकाशन था। सदाकत आश्रम में स्वदेशी प्रिंटिंग प्रेस की कई अन्य पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती थी। 19वीं सदी के अंत में संथाल क्षेत्र में उभरे सफाहोर आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है? यह एक एकेश्वरवादी आंतरिक सुधार आंदोलन था। रामो नाम का जप सफाहोर समुदाय का अभिन्न अंग है। सफाहोर आदिवासियों ने महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का विरोध किया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। केवल 1 2, केवल 2 3 और केवल 1 2 3 और केवल 1 2 3। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सफाहोर आंदोलन आपको कहां पर हुआ था? तो सफाहोर आंदोलन झारखंड में हुआ था। इस सफाहोर आंदोलन को खेरबार आंदोलन भी कहते हैं। सफाहोर आंदोलन को खेरबार आंदोलन भी कहते हैं और ये लोग एकेश्वरवादी परंपरा को मानते थे और इसमें रामो नाम का जप भी अभिन्न अंग है। यह सफाहोर आदिवासियों ने महात्मा गांधी की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का विरोध किया। इसका ये डी नहीं होगा, आप जो बता रहे हैं डी आंसर, ये डी नहीं होगा। ये सफाहोर आंदोलन आपको 1870 का आंदोलन है। उस समय महात्मा गांधी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। महात्मा गांधी जो आपको भारत में कब एंट्री किए हैं? 1915 में किए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। और ये जो सफाहोर आंदोलन कब का है? 1870 का है। सफाहोर, सफा का मतलब होता है साफ और होर का मतलब होता है आदमी। और यहाँ पर जो सफाहोर आंदोलन है इसको हम लोग किस आंदोलन के नाम से भी जानते हैं? खेरबार आंदोलन। खेरबार जो है संथाल ट्राइब का ही पुराना नाम क्या था? खेरबार। याद रखिएगा, इसी खेरबार को हम लोग साफाहोर भी कहते थे, संथाल को होर भी कहते हैं। तो ये भी समझ जाइए, सफाहोर किसका नाम है? खेरबार। खेरबार किसका नाम है? संथाल का ही पुराना नाम है। इसलिए होर और डिक्कू का युद्ध जब संथाल रिवॉल्ट हुआ था 1855 में, किसके नेतृत्व में? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव और फूलो अझानो, 4 भाई 2 बहन। तो उसको हम लोग संथाल रिवॉल्ट कहते थे। 1855 से 1856 का जो है। तो ये जो साफाहोर है, किसका साफाहोर? खेरबार के लिए ही शब्द है। खेरबार कौन शब्द किसको निरूपित करता है? तो संथाल ट्राइब को ही आपको खेरबार सब निरूपित करता है। तो खेरबार, संथाल, साफाहोर ये सब एक ही चीज को निरूपित कर रहा है। और ये देखिए साफाहोर जो रिवॉल्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यह साफाहोर आंदोलन या खेरबार आंदोलन को किसने लीड किया था? तो जब गोड्डा उपखंड के एक चमत्कारी नेता भगीरथ मांझी ने, जो कि बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध था, ने ऐलान किया यदि संथाल लोग एक ईश्वर की पूजा करेगा, एकेश्वरवाद, वो तो पापों से मुक्त हो जाएंगे वो और उनके स्वर्ण युग की पुनर्स्थापन करेंगे। भगीरथ मांझी ने स्वयं को नया संथाल राज का राजा बताया। यहाँ 1971 किताब में दिया, ये गलत होगा, ये होगा 1870। इसके लिए उसने राम की पूजा करने का आह्वान किया। इसलिए क्या है? राम नाम का जप करने, इसलिए उन्होंने राम की पूजा करने का आह्वान किया। लोगों से भूमि का लगान देने से मना कर दिया गया। कुछ समय के बाद जब इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया तो सरकार ने भगीरथ मांझी को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उसके बाद सन 1880 में दुबिया गोसाई ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया।
तो सफाहोर आंदोलन आपको 1870 के आसपास का आंदोलन है। किसने लीड किया? भगीरथ मांझी ने लीड किया। इसमें इसने लोगों को क्या कहा था? जो एक ईश्वर की पूजा करे और राम की नाम ले, राम भगवान का नाम ले। अगला क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर, स्वामी पुरुषोत्तम नंद, उमाकांत चौधरी और रामेश्वर सिंह कहां से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो याद रखिए, कर्पूरी ठाकुर, स्वामी पुरुषोत्तम दास, उमाकांत चौधरी आपको कहां के नेता थे? तो ये दरभंगा के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया जिसने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण किया और नाम बदला? तो इसका ऑप्शन क्या है? फर्रुख सैयार, फरीद खान, अजीम और जलाल खान। इसका क्या आंसर नाम होगा? अजीम उस शान। आपको औरंगजेब का बेटा होता है बहादुर शाह वन, औरंगजेब का बेटा है बहादुर शाह वन। उसको हम लोग शाह आलम वन भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शाह आलम वन के नाम से भी जानते हैं। शाह आलम वन का एक बेटा था। इसके शाह आलम वन के 5 बेटा है, लेकिन इसमें से एक बेटा का नाम है अजीम उस शान। अजीम उस शान को बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। लेकिन अजीम उस शान जो है बहुत ज्यादा करप्शन करने लगता है। कहां पर? बंगाल में। और ये सारा रिपोर्ट जो है औरंगजेब को कौन बताता है? अजीम उस शान बहुत ज्यादा करप्शन कर रहा है। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां औरंगजेब को बताता है जो अजीम उस शान जो आपका पोता है बंगाल में बहुत ज्यादा गबन कर रहा है। उसके बाद औरंगजेब क्या करता है? अजीम उस शान को कहता है बंगाल का गवर्नर मत बने रहो, आप बिहार चले जाओ। और बंगाल का जो दायित्व है किसको दे देता है? मुर्शिद कुली खां को दे देता है। तो मुर्शिद कुली खां अब अकेले बंगाल का पूरा शासन व्यवस्था और टैक्स कलेक्शन कर रहा था। अजीम उस शान बंगाल से कहां चला गया? बिहार आ गया। बिहार आने के बाद वे वहां पर बिहार में शासन व्यवस्था देख रहा था। उसी बीच 1707 ईस्वी में आपको क्या होता है? औरंगजेब मर जाता है। औरंगजेब मर जाता है। तो यही अजीम उस शान जो है आपको 1702 में बंगाल से बिहार भेजा जाता है करप्शन चार्ज में। इसी अजीम उस शान का बेटा होता है फर्रुख सैयार। इसी अजीम उस शान का बेटा होता है फर्रुख सैयार। इस अजीम उस शान को 1712 ईस्वी में 1712 ईस्वी में अजीम उस शान को इसी का भाई जहांदर शाह मार देता है। अजीम उस शान को 1712 ईस्वी में जहांदर शाह मार देता है। फिर जब जहांदर शाह अजीम उस शान को मार देता है, तो जहांदर शाह का जो भतीजा होता है, जहांदर शाह का भतीजा अजीम उस शान का बेटा फर्रुख सैयार जहांदर शाह को मारता है, जो जहांदर शाह फर्रुख सैयार का चाचा था। तो इस तरीके से आपको मालूम चल गया अजीम उस शान का बेटा फर्रुख सैयार, और अजीम उस शान जो है आपको बंगाल से बिहार भेजा गया था। और यही अजीम उस शान अपने नाम से इस पटना को अजीमाबाद नाम भी रखा था। यहाँ फरीद खान किसका नाम है? शेर शाह का नाम फरीद खान भी था। और जलाल खान जो है आपको फरीद खान शेर का बेटा का नाम है। तो फरीद खान भी समझ में आ गया कौन था, जलाल खान भी समझ में आ गया, अजीम कौन है? अजीम उस शान। और फर्रुख सैयार भी कौन था? तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। मिर्जा अजीम उस शान, देखिए मिर्जा अजीम उस शान मुगल बादशाह शाह आलम प्रथम का दूसरा बेटा था। औरंगजेब ने 1702 में अपने पोते अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया था। अजीम ने पाटलिपुत्र का पुनर्निर्माण किया, उसका नाम अजीमाबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए। इन 23 तीर्थंकरों में से 5 यानी ऋषभनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितिनाथ, अनंतनाथ का जन्म एक ही स्थान पर हुआ। उपयुक्त तीर्थंकरों का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए आपको 23 तीर्थंकरों में से 5 ऋषभनाथ, तो ऋषभनाथ जो आपको पहले तीर्थंकर हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आपको हमेशा याद रखना है। तो उनका जन्म अयोध्या में है। बाकी अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितिनाथ, अनंतनाथ का याद रहे न रहे, लेकिन ऋषभनाथ का तो नाम आपको याद रखना ही है। कहां पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? अयोध्या। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितिनाथ का जन्म कहां पर हुआ था? तो अयोध्या में हुआ था। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और 21वें तीर्थंकर नमीनाथ का जन्म कहां हुआ है? मिथिला में हुआ था। ठीक है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंदोलन के दौरान अनुग्रह नारायण सिंह को हजारीबाग जेल में रखा गया था।
श्रीमती भगवती देवी जिन्होंने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप देखिए, जो ये अनुग्रह नारायण सिंह जो है, इनको हजारीबाग जेल में नहीं रखा गया था। भगवती देवी जो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, वे आपको भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ली थी। तो देखिए, अनुग्रह नारायण सिंह जो है, वे उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनुग्रह नारायण सिंह को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर उन्हें बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली श्रीमती भगवती देवी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। कांग्रेस मैदान में कदम कुआं महिला चरखा क्लब की महिलाओं की बैठक की अध्यक्षता श्रीमती भगवती देवी ने की। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह राजगृह में आयोजित किया जाता था। सभाकामी ने परिषद की अध्यक्षता की। परिषद के परिणाम स्वरूप बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति जो है, आपको महात्मा बुद्ध के मरने के 100 साल के बाद हुआ था। महात्मा बुद्ध की मौत हम लोग 483 बीसी में मानते हैं। दूसरा बौद्ध संगति जो है 100 साल के बाद, आपको 383 बीसी में। आप कौन सा बोले आंसर? 2 और 3। तो देखिए, सभाकामी इसने परिषद की अध्यक्षता की, पॉइंट सही है। परिषद के परिणाम स्वरूप बौद्ध 2 भाग में विभाजित हो गया, ये भी पॉइंट सही है। दूसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति काला अशोक के टाइम पीरियड में कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। राजगृह में पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। तो इसका आंसर सही है आपका 2, 3। धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो देखिए, यह राजगृह में आयोजित किया गया था, तो पॉइंट गलत है। ये पहला, यह कहाँ हुआ था? दूसरे बौद्ध संगति 383 बीसी में, आपको वैशाली में हुआ था काला अशोक के टाइम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और इसमें जो बौद्ध संगति है, पहली बार 2 भाग में बटा था। एक है स्थापित थेरावाद और दूसरा था महासंघिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। इस संदर्भ में जब यवनों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, तब पाटलिपुत्र का शासक कौन था? तो गार्गी संहिता में बताया गया है, जो पटना में पाटलिपुत्र में यवन जो है, इंडो ग्रीक जो है, वे अटैक करता है। उस समय कौन शासक होता है? तो पुष्यमित्र शुंग शासक होता है। उस समय कौन शासक होता है? पुष्यमित्र शुंग। 185 बीसी में जब मौर्य वंश खत्म हुआ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ ने को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने, उसका जो सेनापति था, उसने मार दिया था। और हमको गार्गी संहिता से यह पता चलता है, जो इंडो ग्रीक राजा मिएंडर या डेमेट्रियस, जो यवन राजा था, वो कौन सा राजा यहाँ पर अटैक किया था पुष्यमित्र के समय में? या तो मिएंडर या डेमेट्रियस। डेमेट्रियस कौन था? डेमेट्रियस मिएंडर का भाई है। तो थोड़ा सा संदेह है, जो कौन सा इंडो ग्रीक ने अटैक किया, या तो डेमेट्रियस या मिएंडर ने अटैक किया। बहुत विद्वानों का मानना है डेमेट्रियस ने अटैक किया, बहुत विद्वानों का मानना है आपको मिएंडर ने अटैक किया। तो क्वेश्चन जो भी ऑप्शन दिखे उसके अनुसार आप आंसर मान लीजिएगा। ज्यादातर बुक में डेमेट्रियस का नाम आता है। डेमेट्रियस जो है, आपको पुष्यमित्र शुंग के काल में अटैक किया था, जहां पर पुष्यमित्र शुंग का जो पोता होता है, वो डेमेट्रियस को हरा देता है। उसके बाद 2 अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता है। तो 2 अश्वमेध यज्ञ भी करने वाला कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। गौतमीपुत्र सतकर्णी तो नहीं है। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का था? सातवाहन का था। कनिष्क जो है, आपको कुषाण वंश का राजा है, तीसरा राजा है, जो 78 एडी में राजा बनता है। 78 एडी में राजा बनता है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला राजा है, जिसकी एकमात्र उपलब्धि क्या है? जो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी करता है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धि क्या है? जो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शासन करता है और राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है? इसकी पत्नी के द्वारा चलाए गए सिक्का से मिलता है। ठीक है।
तो इसका आंसर पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, जब बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा तो उन्होंने दक्षिण की ओर पड़ोसी राज्य मगध की यात्रा की। जब बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा तो उन्होंने दक्षिण की ओर पड़ोसी राज्य मगध की यात्रा की। उन्हें राजधानी राजगृह की सड़कों पर भीख मांगते हुए किसने देखा गया था? तो इसका आंसर क्या होगा आपको? देखिए, हम लोग देखते हैं चारों ऑप्शन कौन कौन। अजात शत्रु, बिंबिसार, उदयन और नागदशक। जब आपको महात्मा बुद्ध 483 बीसी में मरे तो उस समय अजात शत्रु ने पहला बौद्ध संगति किया था, ये तो हमको मालूम है। तो अजात शत्रु और बिंबिसार ही इसका आंसर हो सकता है। उदयन जो अजात शत्रु का बेटा है वो नहीं हो सकता, क्योंकि उदयन से पहले ही महात्मा बुद्ध मर चुके हैं। नागदशक जो है हर्यक वंश का आखिरी राजा है, तो नागदशक भी नहीं हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि नागदशक जो है आपको हर्यक वंश का आखिरी राजा है। नागदशक हर्यक वंश का आखिरी राजा है। अजात शत्रु के बाद उदयन आता है, फिर आपको दो और राजा आता है हर्यक वंश में, और ये आखिरी राजा है नागदशक। तो उदयन और नागदशक तो नहीं हो सकता। इसका आंसर कौन कौन हो सकता है? अजात शत्रु और बिंबिसार हो सकता है। अब इसका आंसर क्या होगा तो अंदाजा लगा के देखते हैं। तो बिंबिसार राजा था जब महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म इनलाइटमेंट निर्माण प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर आपको क्या होगा? बिंबिसार होगा। परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ अपने परिवार को निराशा में छोड़कर रात के अंधेरे में अकेले ही घर छोड़ के चले गए थे। उन्होंने अपने घोड़े को घने जंगल में छोड़ दिया और उसके बाल काट दिए, वो एक धार्मिक पथिक बन गया। उन्होंने दक्षिण की ओर पड़ोसी राज मगध की यात्रा की, जहां युवा राजा बिंबिसार ने उन्हें राजधानी राजगिरी की सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा था। ठीक है। उदायन कैसे हो सकता है? अजात शत्रु के समय ही तो महात्मा बुद्ध मर गए थे। पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी का दर्जा दिलाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? पहला ऑप्शन है शिशुनाग, दूसरा है ब्रह्मदत्त, तीसरा है कालाशोक और चौथा है बिंबिसार। तो देखिए, हमको मगध का जो सबसे पुराना राजा कौन था? बृहद्रथ वंश का। जरासंध जिस वंश का है, उस समय मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी था। उसके बाद मगध की राजधानी जो है हर्यक वंश में देखते हैं। हर्यक वंश में बिंबिसार के समय राजधानी कहां पर है? राजगिरी में है। बिंबिसार के बाद अजात शत्रु आता है, राजधानी राजगिरी रहता है। अजात शत्रु जो है एक किला बनाता है पाटलिग्राम में। अजात शत्रु एक किला बनाता है पाटलिग्राम में। इसी पाटलिग्राम में नगर बसाता है उदायन। इसी पाटलिग्राम में नगर बसाता है उदायन और पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र बनाता है और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। तो क्वेश्चन अगर ये पूछे पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी किसने बनाया, तो उदायन ने बनाया। पाटलिपुत्र को स्थापित किसने किया, तो उदायन ने किया। उसके बाद इस नागदशक होता है, दो और राजा है, उसके बाद नागदशक होता है। हर्यक वंश की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद राजा आता है शिशुनाग। शिशुनाग जो है आपको मगध की राजधानी कहां बनाता है? शिशुनाग मगध की राजधानी राजगिरी बनाता है और वैशाली बनाता है। याद कीजिए, शिशुनाग मगध की राजधानी कहां बनाता है? मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा के राजगिरी और वैशाली बनाता है। राजगिरी क्यों बनाता है, ये चेंज क्यों किया? तो शिशुनाग जो है अवंती को जीतता है, जो मगध के नीचे में अवंती है, इसलिए अपना राजधानी को भी फिर शिफ्ट करता है कहां पर? ये राजगिरी और वैशाली में। उसके बाद शिशुनाग का बेटा आया जिसका नाम क्या है? कालाशोक। कालाशोक क्या करता है? कालाशोक क्या करता है? फिर से राजधानी को शिफ्ट करता है आपको पाटलिपुत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहां पर दिया गया है आपको हर्यक वंश का जो तीन उदायन के बाद जो राजा है उसका नाम क्या है? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। हम लोग को अनिरुद्ध मुंडक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। नागदशक जो है मेन इंपोर्टेंट है, जिसको मार करके शिशुनाग राजा बनता है, याद रखिएगा। शिशुनाग के समय राजधानी कहां पर है? तो शिशुनाग के समय गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को राजधानी बनाया जाता है। तो शिशुनाग का दो राजधानी है, गिरिब्रज और वैशाली। कालाशोक ने क्या किया है? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया है। उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। अब देखिए, मगध की राजधानी जो आपको
कालाशोक बना दिया पाटलिपुत्र। उसके बाद नंद वंश के समय भी मगध की राजधानी कहाँ रहता है? पाटलिपुत्र रहता है। मौर्य वंश के समय भी मगध की राजधानी कहाँ रहता है? पाटलिपुत्र रहता है। मौर्य वंश खत्म होता है, फिर राजधानी मौर्य वंश के बाद कौन आता है? शुंग वंश आता है। शुंग वंश के समय राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा होता है। दो राजधानी फिर बनता है, आपको याद रखिएगा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ पर है? तो पाटलिपुत्र ऑफिशियल, और सेकेंडरी राजधानी विदिशा भी माना जाता है। फिर कण्व वंश के समय भी राजधानी आपको पाटलिपुत्र और कहां पर दिखता है हमको? विदिशा में दिखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाटलीग्राम गांव और पाटलीग्राम गंगा और सोन के संगम पर स्थित था। अजात शत्रु ने इसे किसके हमले का विरोध करने के लिए किले से सुसज्जित किया था? जो पाटलीग्राम गंगा और सोन के संगम पर स्थित था, अजात शत्रु ने इसे किसके हमले का विरोध करने के लिए किले से सुसज्जित किया था? अंग के ब्रह्मदत्त, कौशल के प्रसंजीत, वैशाली के बज्जी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अंग का जो राजा ब्रह्मदत्त था उसको किसने पराजित किया था? अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हर्यक वंश का जो संस्थापक है कौन? बिंबिसार। बिंबिसार जो है अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया था। अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया था किसने? बिंबिसार ने पराजित किया था। क्यों पराजित किया था? क्योंकि अंग का राजा ब्रह्मदत्त जो है बिंबिसार के पिता भट्टी को हराया था। तो जब पिता को हराया, पिता पराजित हुआ, बिंबिसार का पिता भट्टी जो था वो किससे पराजित हुआ? ब्रह्मदत्त से पराजित हुआ। तो पिता का बदला लेने के लिए बिंबिसार ने क्या किया? ब्रह्मदत्त को पराजित किया। पिता का बदला लेने के लिए बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को, अंग का जो राजा था उसको पराजित किया और अंग और मगध को मिला लिया। इसी के बाद हम लोग कहते हैं जो हर्यक वंश स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपको बिंबिसार जो है वैशाली की राजकुमारी से शादी करता है, कौशल की राजकुमारी से शादी करता है, मद्र की राजा की राजकुमारी से शादी करता है। तो ये एक अलग कहानी है। और अंग जो जगह है वहां पर अपना बेटा बिंबिसार अपने बेटा अजातशत्रु को राजपाल बनाता है। तो ये तो अंग के राजा ब्रह्मदत्त को कौन पराजित करता है? बिंबिसार पराजित करता है, न कि अजातशत्रु पराजित करता है। अब वैशाली के बज्जी से बचने के लिए, वैशाली के बज्जी को पराजित करने के लिए अजातशत्रु ने अपने दो मंत्रियों की मदद से पाटलीग्राम पर, जो पाटलीग्राम में एक किला बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली के बज्जी। कौशल के प्रसंजीत को भी अजातशत्रु पराजित किया था, युद्ध लड़ा था, उसकी भी कहानी है, छोड़िए कभी और बताएंगे कौशल के प्रसंजीत की भी कहानी। मगध के शासक अजातशत्रु ने गंगा और सोन के संगम पर स्थित पाटलीग्राम की रक्षा की और उसे वैशालियों के बज्जी का हमला का विरोध करने के लिए किले से सुसज्जित किया, जो बाद में पाटलिपुत्र शहर बन गया। इसे सर्वप्रथम राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय उदयन को दिया जाता है। यहां पर भी पॉइंट गलत लिखा गया है, याद रखिएगा। ये उदयन नहीं होना चाहिए, ये उदायन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? उदायन। उदयन महाजनपद में एक, आपको जो 16 महाजनपद है उसमें से एक महाजनपद का राजा है उदयन। ये उदयन कहाँ का राजा है ये हम आपको बताएंगे। उदयन हर्यक वंश का नहीं रिलेटेड है। हर्यक वंश से जो राजा है उसका नाम उदायन या उदयभद्र है। उदयन किस वंश का है राजा, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। उदयन उदायन में कंफ्यूज नहीं होगा। उदायन दूसरे वंश का है, उदयन दूसरे वंश का है। उदायन मगध वंश से है, मगध महाजनपद से है। उदयन दूसरे महाजनपद से है। तो यहां पर उदयन उदायन में कंफ्यूज नहीं होना है। उदायन का ओरिजिनल एक और नाम है उदयभद्र, उदायन का नाम उदयन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 1939 में गया में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो 1939 में आपको अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन होता है। अखिल भारतीय किसान सभा कब बनता है? तो अखिल भारतीय किसान सभा जो है 1936 में बनता है। लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसी समय आपको होता है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के रूप में बनता है। पहले नाम क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बनता है। इसी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का नाम बदला जाता है अखिल भारतीय किसान सभा। इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके जो सेक्रेटरी होते हैं कौन होते हैं? एनजी रंगा। तो ये तो आपके पहले जो
लखनऊ अधिवेशन है उसके अध्यक्ष होते सहजानंद सरस्वती। उसके बाद हर एक साल आपको ये अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन होता है भारत में। तो 1939 में जो गया में सम्मेलन हो रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव जो है इसके अध्यक्ष बनते हैं 1939 में। तो याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की किसान या किसान शाखा थी। इसका गठन सहजानंद सरस्वती ने 1936 में किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हमें सूचित करता है कि शेरशाह ने पटना में एक किला बनवाया, इसे बिहार की राजधानी बनाया? तो ये अफसाने ए जहां, तारीखे दाऊदी, आलमगीर नामा, वाकियात ए मुस्तकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तारीखे दाऊदी। तारीखे दाऊदी जो है आपको किताब है, ये 16वीं शताब्दी का फारसी भाषा का किताब है जो दक्षिण एशिया के विभिन्न पश्तून राजवंशों के प्रशासन को दर्ज करता है। तारीखे दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्ला ने की थी, इससे जानकारी मिलती है कि शेरशाह ने पटना में एक किला स्थापित किया और पटना को राजधानी बनाया। शेरशाह ने पटना किले और शहर के निर्माण में 5 लाख रुपए खर्च किए। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम शहर में स्थित है। शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीर मोहम्मद अली बाल। याद रखिएगा, शेरशाह का जो मकबरा आपको सासाराम में है उसे बनाने वाला कौन है? मीर मोहम्मद अलीवाल खान। उसके बाद है 1937 के श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल में किसकी अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन किया गया था? तो 1937 के श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया? पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा है बाबू जगजीवन राम, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है अनुग्रह नारायण सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक श्रम कमेटी बना था आपको 1937 में। 1937 के श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल ने बिहार के श्रमिकों के रहने और काम करने की स्थिति की जांच के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से इस तीसरे टेस्ट पेपर के हम लोग टोटल 125 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिए हैं और आगे के जो 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग कल जो है रात में 9:30 बजे में 9:30 PM में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के डिस्कशन में प्रियंका जी आप शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में कोई भी और डाउट क्वेश्चन के अलावा अगर है टॉपिक के रिलेटेड या किस अप्रोच से हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछने की हो इच्छा तो आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू देखने के लिए।